अस्सलामुअलैकुम। ACCA F7 FR का पर्चा आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। लेक्चर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए सब्जेक्ट का। स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए इंसान को, कोई भी काम शुरू करने से पहले। तो बिस्मिल्लाह हमारी हो गई, पढ़ भी लेनी चाहिए बिस्मिल्लाह। अच्छा जी मेरे बच्चों, थोड़ी थोड़ी बातें स्लाइड के साथ साथ गपशप भी चलती जाए। F3 कौन पढ़ के आया है? आप पढ़ के आए F3? पास है आपका? ठीक है। आप तो R1 R2 दोनों पढ़ के आए हैं, CA के रूट से आए हैं, तो कोई मसला नहीं होना आपको, क्योंकि मैं यही तो आपको बताने लगा हूँ कि F3 का F7 में यूजेज है, पर कितना? तकरीबन 15%। जी बेसिक टॉपिक्स भी ऐसे जो ज़रूरत पड़ने पर मैं ख़ुद पढ़ा दिया करता हूँ और मुझे कोई मोहताजी नहीं होती कोई बच्चा कुछ ना भी करके आए तो, ठीक है। लेकिन आप तो बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप टफ़ चीज़ों को पढ़ के आए हुए हैं। CA वाले बच्चे जो होते हैं वो अब एग्जामिनर ये अच्छा है, इनका सिस्टम अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड है। मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद मेरी बॉडी जो है वो आई कैप ही है, लेकिन इनका सिस्टम अच्छा है, कॉन्सेप्ट चेक करता है, स्ट्रक्चर्ड हैं चीज़ें। CA वाला तो पर्चे के अंदर वो नर्व्स भी चेक करता है कि पता नहीं जंग लड़ानी है इन्होंने। एनीवेज F7 के अंदर F3 का यूजेज तकरीबन 15% है, जबकि आपने इसके बाद एक पर्चा पढ़ना है जिसको कहा जाता है SBR। इस पर्चे के अंदर F7 में कह सकता हूं कि, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, F7 को ध्यान से पढ़ना है। 7 को पढ़ के SBR की अच्छी बुनियाद पड़ जाएगी, आप फिर आराम सुकून से ये चीज़ें कर सकोगे। अच्छा जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है जी, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में ये कुछ बातें लिखी गई हैं, ये भाई ने जो है वो लिख कर दे दी मुझे। बहरहाल F7 डेवलप करता है जी आपकी एबिलिटी को IFRSs को अप्लाई करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। ये सारी बातें तो कागजी हैं ना, करके देखेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, फिर बुक कीपिंग से बात आगे आ रही है, F3 FFA से बात आगे निकल रही है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, सिंगल एंटिटी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और कंसोलिडेटेड भी बनाएंगे। कंसोलिडेशन भी आप लोगों ने F3 में पढ़ी होती है, पर शुरू से ही मैं पढ़ाता हूँ। उसकी वजह यह है कि बच्चे मुख्तलिफ तरीके से पढ़ कर आते हैं। डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले बच्चे अब क्लास के अंदर जितने बैठे हुए हैं, तो हर एक का डिफरेंट तरीका तो मैं नहीं टैकल कर सकता। तो एक बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली तरीका है, लास्ट टाइम भी बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था। ठीक है, बड़े मज़े का है, ऐसे तरतीब से सवाल चलते जाते हैं। और ये जो बड़े टॉपिक्स, ख़तरनाक टॉपिक्स समझे जाने वाले टॉपिक्स जो होते हैं, ये ख़ास तौर पे कंसोलिडेशन, ये सबसे फेवरेट टॉपिक बच्चों का बन जाया करता है। ये ऐसा टॉपिक होता है जो आपको अपने मार्क्स में से 70-80% आराम से देकर जाएगा, और अगर इंसानों की तरह पढ़ लिया तो कोई बईद नहीं है 90% से ऊपर नंबर आराम से आ जाए। बहरहाल इसमें हम रेशोज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी कैलकुलेशन आप लोग सीख के आते हैं F3 के अंदर। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, इंडिविजुअल की भी, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी। अभी बताता हूं पेपर पैटर्न के अंदर मस्ट अपीयर ये सवाल होता है। सवाल पर्चे का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन ये रेशोज का सवाल मस्ट अपीयर होता है। ठीक है, SBR के लिए ये फाउंडेशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है जी, सिलेबस जो है इसके अंदर इन्होंने मोटी मोटी थोड़ी सी कैटेगरीज बना दी। ठीक है, ये फ्रेमवर्क इसमें है। फिर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए आपने IFRS ISs जो पढ़ने हैं वो कौन से हैं जी? IS 16 है, IS 38 है, IS 36 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, IS 37, टैक्सेशन IS 12, रेवेन्यू IFRS, ये सारे एक एक स्टैंडर्ड है, इसका नाम है। ठीक है, छोटे छोटे नाम लिखे हुए ज़रा शॉर्ट करके। IFRS 15 है, IS 20 है, IS 21 है, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, ये फॉरेन करेंसी हो गया। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है सिंगल या ग्रुप की, तो उसके अंदर जो है आपको दोनों तरह से आप देखेंगे। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं कंपनी की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करती थी पहले IS 1 होता था, आपके ACCA ने नया स्टैंडर्ड भी अडॉप्ट कर लिया है जो IFRS 18 आया। परेशान नहीं होना, उसमें कुछ नहीं है। इत्तेफाक की बात ऐसे है कि
मैं और इवन मेरे कुछ और कुलीग्स और कुछ साथी पहले से ही हमारे जहन के अंदर ये चीज़ चला करती थी, ये कमेंट्स किया करते थे कि इस तरह से चीज़ें बननी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट। तो मोर और लेस फॉर्मेट वैसा ही होता था, तो मेरी तरतीब तो वैसी ही चलेगी। जो चेंज आई है हमारे फॉर्मेट्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अकाउंटिंग नहीं चेंज हुई, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी, फॉर्मेट्स थोड़े से चेंज हुए हैं। यानी IS1 था ही प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया है। IS1 को रिप्लेस कर दिया उन्होंने। IFRS 18 जो है वो क्या है, वो जब फाइनल अकाउंट का सवाल भी हो जाएगा तो मैं कहूँगा बस ये IFRS 18 था, जाके देख लें, कोई मसला नहीं होगा इसमें इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद रेशोज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन जो है ये रेशोज के जरिए भी होती है, और भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मस्ट अपीयर 20 नंबर का एक सवाल इसमें से आता है। इसके अलावा कोई शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आपको दे दे तो वो अलग रहा। 20 नंबर का सवाल लाजिम है आपके पर्चे में रेशोज का। फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, तो इसकी थोड़ी सी स्किल हम इस तरह से लेंगे कि हम जो है वो टेस्ट को कोशिश करके कुछ दिनों में यहाँ से आगे निकल कर, खास तौर पे फाइनल अकाउंट्स के साथ देखो ना, 3 बड़े सवाल आते हैं जिनको एक्सेल के ऊपर करना आना चाहिए। उसके अलावा तो सारे के सारे 60 नंबर का तकरीबन जो है वो आपके पास MCQs होते हैं, ठीक है। तो MCQs कंप्यूटर पे बैठ के करो या MCQs जो है वो किताब के ऊपर करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब बड़े सवाल करने के काबिल हो जाएंगे तो हम IT लैब की तरफ मूव कर जाएंगे, तो ये काम भी हम सीख रहे होंगे। बहरहाल ये भी सीखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और IFRS 18 ने रिप्लेस कर दिया IS1 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स का स्टैंडर्ड जो है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे बात करना चाह रहा था। 3 सेक्शंस हैं आपके पर्चे के। पहला सेक्शन सिर्फ मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल टास्क का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये क्वेश्चंस मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, 15 सवाल आएंगे, कोई चॉइस नहीं, 15 सवाल आएंगे, हर सवाल के 2 नंबर, टोटल 30 नंबर। उसके बाद ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, गलतियां ना निकालना इसमें से, ठीक है। मेरे काम की चीज़ें ये हैं जो मैंने लिख के दी थी, बाकी वो मेरे असिस्टेंट जो टीए साहब ने बनाई है, ठीक है। तो ये इनमें कोई गलती हो तो निकाल लेना बेशक, ठीक है। अच्छा, दूसरे सेक्शन में फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही हैं। इसमें भी आपको मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस ही मिलते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि 3 सवाल होते हैं, एक सिनेरियो बनाया जाता है, उस सिनेरियो से रिलेटेड 5 सवाल, तो 3 सवालों में टोटल यहां पे भी 15 सवाल, लेकिन सिनेरियो जरा डिटेल्ड आ जाता है तो जरा डिटेल्ड टेस्टिंग वो कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां पे 3 टॉपिक्स 10-10 नंबर के टेस्ट कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे 15 टॉपिक्स टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, छोड़ना उसमें कुछ नहीं है, आप कुछ भी छोड़ के पर्चे में नहीं जा सकते, ना मैं आपको कुछ छुड़वाऊंगा, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो सारा काम करेंगे। जब मैं सारा काम करवाऊंगा तो बाय हुक और बाय क्रूक, अगर आप गोस्ट ऑफ लेग्स हुए, टॉक्स से ना माने, तो फिर मुझे दूसरा तरीका भी आता है, पढ़ा तो मैं लूंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। एनीवेज 3 सवाल आएंगे, 10-10 नंबर का, 10 नंबर का एक सवाल होगा, और उसके अंदर क्या होगा, सिनेरियो होगा, हर सिनेरियो के साथ 5 मल्टीपल टास्क क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस 3 टॉपिक्स में से आते हैं। 20 नंबर का एक सवाल, 40 नंबर के 2, 60 नंबर इधर हो गए, 40 इधर। अब इधर एक सवाल मैंने आपको अर्ज किया मस्ट है रेशोस का, और दूसरा जो है वो नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स या कंसोलिडेशन में से एक टेस्ट करता है, ठीक है। कैश फ्लोज के एक्सट्रैक्ट्स नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स देके उसके साथ ही कर लिया करता है, या उसको इधर ले आया करता है। 20 नंबर का सवाल कैश फ्लो का नॉर्मली नहीं देता। 20 नंबर का फाइनल अकाउंट का सवाल आएगा तो उसमें एक्सट्रैक्ट्स बनवा लेगा। कैश फ्लो का नाम सुना हुआ है, कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, तो किसी एक एक्टिविटी के एक्सट्रैक्ट्स बनवा लेगा आपसे, नॉर्मली ये काम करता है। एनीवेज ये 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से 2 सवाल बनते हैं। 20-20 नंबर के जो है वो 2 सवाल यहां से बनेंगे। तो मेरे ख्याल में तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए पास करना बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, इन डेप्थ जाकर देखेंगे इसको, चीजों को, क्योंकि अब देखो, आप अब खुद देख लो, अगर 60 नंबर के मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस हैं तो आप कौन सी चीज छोड़ सकते हो, किस चीज को सतही पढ़ सकते हो, कोई चीज एक भी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल तरतीब क्या होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले
आप पासिंग परसेंटेज देख लें, इनमें से आपका पर्चा कौन सा वाला है, यूं करके देखो जो सबसे लोअर साइड के ऊपर रिजल्ट दे रहा है। नहीं आप कहोगे वो तो पीएम है, वो तो डबल ए है। नहीं, एफआरबी को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, चेक करो अराउंड 50%, अराउंड 50%। ठीक है जी, 49, 48, 51, 50, 50, देखें अब इस दफा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, जो रिजल्ट आना है अभी ये सितंबर अटेम्प्ट का, कब आ रहा है आइडिया नहीं, अक्टूबर में आएगा, शुरू में सुना है। अच्छा ठीक है जी, तो ये पासिंग परसेंटेज है मेरे पर्चे की। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है स्टडी टिप्स, ये मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। ठीक है, रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कौन से रिसोर्सेज को यूज करेंगे। आई कैप की 2 अप्रूव्ड किताबें हैं, एक वीपीपी है और दूसरा कैपलान। ठीक है, अच्छा अब इसमें ऐसे है कि मैं स्टडी रिसोर्सेज की अगर बात करूं तो भाई को मैंने लिख कर दिए थे, उन्होंने तरतीब एसीसीए के हिसाब से बनाई है, मैं तरतीब अपने हिसाब से लगा के बताता हूं। सबसे पहली चीज जो आपके पास हुआ करेगी वो होगी क्लास नोट्स। ठीक है जी, हर टॉपिक के मैं आपको नोट्स दूंगा, जिन नोट्स के अंदर नॉर्मली थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा नहीं है। बेसिकली मेरी अप्रोच क्या है ये समझाने के लिए जरा अगली बात भी देख लें, बुक्स कौन सी हमारे लिए रेलेवेंट है। तो भाई कोई अपनी किताब नहीं देनी मैंने आपको, ठीक है, बुक्स में हम कैपलान देखेंगे और बीपीपी। ठीक है, अच्छा बीपीपी है बीपीपी है, हैं वही तो कह रहा हूं, वही, ये पता नहीं इसको क्या डेथ पड़ी हुई है, डेथ पड़ी समझते मौत पड़ी। अच्छा अब कैपलान की एक टेक्स्ट बुक है, पता है ना, इतना तो पता होना चाहिए, और एक कैपलान वालों की एग्जाम किट। ऐसे ही बीपीपी वालों की एक टेक्स्ट बुक है और दूसरा इनकी भी एक एग्जाम किट है। ठीक है जी, और तीसरी चीज है एसीसीए हब, पता है ना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये चीज जब से आ गई है मैं समझता हूं इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। ये उनकी समझ लो अपना सारा कुछ अपना अपनी वेबसाइट पे जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इनको यूज करते रहेंगे साथ साथ। उसके बाद पास पेपर्स या एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं। ठीक है जी, तो पास पेपर्स भी नॉर्मली आपकी किट्स के अंदर ये पास पेपर्स ही मिलते हैं। ठीक है, एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं, एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मैं खंगालता रहूँगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये टेक्स्ट बुक का पढ़ना एसीसी के अंदर वैसे तो कहीं भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एसीसी के अंदर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है टेक्स्ट बुक पढ़नी है। लेकिन टेक्स्ट बुक इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं जी। एक अप्रोच ये होती है कि हम पहले थ्योरी पढ़ें उसके बाद फिर सवालों पे जाएं। मैं ज़रा इस अप्रोच के साथ नहीं चलता, मुझे नहीं समझ आती इसकी, तो मैं पहले क्या करवाया करता हूँ, सवाल। ठीक है, सवाल कर लेते हैं, अकाउंटेंट्स है ना, मुंशी हैं, समझ आ जाती है, डेबिट क्रेडिट चीज़ें देख ली तो कहानी आसान हो जाती है। तो पहले मैं आपको सवाल करवाया करता हूं जो आपको मिलेंगे क्लास नोट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा अब कैपलान की स्टडी टेक्स्ट आपने पढ़नी है, टेक्स्ट बुक आपने पढ़नी है, बीपीपी की आपने नहीं पढ़नी, वो आपके लिए मैं खुद पढ़ूंगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर जो चीज़ रेलेवेंट लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा, टेस्ट क्लास क्वेश्चंस के अंदर उसको बताऊं, चाहे नोट्स में डाल दूं। ठीक है, हाँ लेकिन एग्जाम किट आपको दोनों करनी पड़ेगी। और मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं, मेरी तरतीब ये होती है कि मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूं, तो वो नोट्स में किन चीज़ों को सामने रख के बनाता हूं, ये चीज़ें सामने रखता हूं, उसके बाद देखता हूं बाउंड्रीज, और एक चीज़ सिलेबस मेरे सामने होती है, और मैं कोशिश ये करता हूं कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हों। आपकी किताबों के अंदर उस लेवल के सवाल नहीं मिलते, ज़रा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हों जो उस टॉपिक को कवर कर लें। जब मैं वो टॉपिक कवर कर लेता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं जाओ
दुनिया में F7 का कोई सवाल है तो वो कर लो। अब दुनिया आपकी इतनी सी है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है। आप कैपलान की किट करो, आप बीपीपी की किट करो, आप ACCA हब करो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो 90% से ऊपर सवाल बच्चे पहली अटैम्प्ट के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत तफसील में चीज़ों को कर लेते हैं। ये हमारी अप्रोच रहेगी, ये 2-3 दिन में आपको समझ आने लग जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, IS 16 ज़रा ज़्यादा चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उस पर आपके 3 दिन लगें, 4 दिन लगें, 5 दिन लगें। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आपको गो हेड दूंगा, और मैं खुद भी उसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो मुश्किल मुझे लगते हैं अच्छे, मैं खुद भी करवा देता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ती ही नहीं है करवाने की। बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम सुकून से पहली अटैम्प्ट में 90% तकरीबन सवाल कर लेते हैं। और जो 10% नहीं होते, वो कैलकुलेशन, ये छोटी मोटी मिस्टेक होती है, जब सोल्यूशन देखते हैं तो उनको वो भी समझ, ओहो अच्छा ये चक्कर है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। टेक्स्ट रीड करके मैं किट आपको मैं ही करा दूँ तो फिर आपने क्या करना है। तो मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, लेकिन उस टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, और उसके बाद फिर आप आजमाएंगे कि आपको समझ आई या नहीं आई। गॉट इट, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे हम? तो रिसोर्सेज यही लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स, टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, मेरे नोट्स हैं, ACCA हब है, स्टूडेंट अकाउंटेंट रिसोर्सेज हैं, ACCA प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं, सेलेक्टिव रिसोर्सेज। तो अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। योर टीचर इज हेयर टू गाइड एंड सपोर्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये भाई ने लिखा है, मैं वैसे हूँ इधर, बताएं, ठीक है जी। फील फ्री टू आस्क इफ एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस नीड्स क्लैरिफिकेशन। सर हमें सिलेबस का पता ही नहीं है, तो आप पढ़ाएंगे तो देख लेंगे। अच्छा चलो कोई और सवाल है तो बताओ यार। मतलब जो एक्सेल के जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसकी मतलब क्या एक्सट्रैक्ट बना होगा या बिल्कुल ब्लैंक पेज? ये तो आपको जब एक्सेल पे मैं सवाल कराऊंगा तो पता लगेगा, ठीक है। बहरहाल एक थोड़ा सा मसला ये आता है कि आप अपने कंप्यूटर वाले एक्सेल पे जो सवाल करते हैं उसमें आपको पूरे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो आप एग्जाम के अंदर एक्सेल यूज करेंगे उसमें ज़रा ये शॉर्टकट्स और ये बॉर्डर्स और ये लकीरें लगाना और ये जो कीज़ होती हैं सारी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हुआ करते। तो ये थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन इसी को टैकल करने के लिए तो जब बड़े सवाल करने लग जाएंगे तो हम कंप्यूटर पे किया करेंगे, जाके ACCA हब के ऊपर आप सवाल किया करेंगे, कंप्यूटर लैब के अंदर आपको सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। वो मतलब क्या वो टेक्निकल बनाएगा या सिंपल कैलकुलेशन? सिंपल कैलकुलेशन मतलब कि ये आपके पास अमाउंट है, लेट्स सी, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता वो। देखो उसने आपको एक सवाल दे दिया, ये सवाल है, अब सवाल में डेटा पूरा है, अब उसकी मर्जी अंडे दे बच्चे, मतलब सॉरी उसकी मर्जी कि वो आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछे, वो ऑप्शंस दे, डेटा पूरा है, आपको एक चीज का आंसर मांगा है, वो आप फिल इन द ब्लैंक भी करा सकता है, वो आपसे मल्टीपल टास्क में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, ठीक है। उसकी मर्जी की बात है, ड्रैग एंड ड्रॉप करा दे सारी सिचुएशन देकर। जब डेटा पूरा है ना तो वो जो मर्जी करे, उसकी मर्जी है, और आपको कोई पाबंदी होनी भी नहीं। हाँ CA का पर्चा नहीं है, सारा कुछ देता है। और कोई देखो भाई, ये जो पर्चा है ना, इस पर्चे का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मैंने टॉपिक्स आपके सामने लिखे नहीं, इसमें मैं आप कहते हो तो लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपको टॉपिक्स लिख कर देता हूँ, इनमें कोई रह जाए तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। कोर्स आउटलाइन मैं दोबारा आपके लिए लिखता हूँ, वो कोर्स आउटलाइन जो है ना वो बहुत ही स्लाइड टाइप है, मैं स्लाइड्स पे नहीं पढ़ाता। वजह यही है ना, देखो स्लाइड के अंदर क्या आ रहा था, स्लाइड के अंदर 4 लाइनें आ रही थी, मैं अभी आपको स्टैंडर्ड्स लिख कर देता हूं, आप कहोगे हैं ये क्या, आजा भाई। एक तो यार ये देखो जी, यही है ना हमारा, यही है सिलेबस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 4 लाइनें लिखी, 5 लाइनें, ये को सिलेबस है। आओ बताता हूं सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले एक IS 1 जो होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, IFRS 18, ठीक है ना, वो जो IS 1 हुआ करता था पहले, ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्यों ना मैं बैठ जाऊं, आपने अब लंबी कहानी छेड़ ही ली है, सवाल आपने नहीं करना तो मैं क्या करूं। उसके बाद तरतीब से चलता हूं, कुछ रह जाएगा तो कोई बात नहीं, सिलेबस तो छोड़ना नहीं है। असल में ना ऐसा होता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लिख दूंगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 स्टैंडर्ड्स हैं,
लेकिन मेन IFRS 9 ही है जिसमें अकाउंटिंग है, तो मैं IFRS 9 भी लिख दिया करता हूँ कभी कभी, या सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिख दूंगा तो उसमें वो तीनों आ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड में लिखता हूँ, कोई इक्का दुक्का रह जाए तो रह जाए, ठीक है, वो सिलेबस के अंदर तो आ ही जाएंगे। IS2 इन्वेंट्रीज, IS7 कैश फ्लोज, IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, प्रायर ईयर एरर करेक्शन, ये IS8 डील करता है इनके साथ। फिर IS10 बैलेंस शीट के बाद वाले इवेंट्स, इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट। सबसे छोटा स्टैंडर्ड आप लोगों का, सबसे छोटा स्टैंडर्ड यही नहीं, बल्कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है ना, अब वो चूंकि SBR में उसने तफसील से पढ़ाना है, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, सबसे छोटा तो वो है, ठीक है। बाकी IS10 भी बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है। उसके बाद IS10 ये इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, IS10 और 37 ये हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये जरूरत नहीं है नाम लिखने की, कोई जरूरत नहीं है नाम लिखने की, इनमें से कोई छोड़ेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, इंशाल्लाह छोड़ेंगे ही कुछ नहीं, ठीक है। तो IS10 है, IS37 है, चलो वो तरतीब में आने दो। IS12 करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टैक्सेशन का स्टैंडर्ड है, बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स की हर सवाल में इसकी एडजस्टमेंट लाजमी है, और अगर फाइनल अकाउंट का सवाल ना भी आए तो ये MCQs के अंदर आपसे अच्छा खासा पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। खैर इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, कोई ऐसा एक भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, असल मसला तो यही है। उसके बाद मशहूर ज़माना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसके बाद IS16 आ गया। उसके बाद आपने जो पढ़ना है IS20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, IS21 फॉरेन करेंसी, उसके बाद IS23 बोरोइंग कॉस्ट, IS28 भी है आपका एसोसिएट की अकाउंटिंग। एसोसिएट की अकाउंटिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे होती है, कंसोलिडेशन में कैसे होती है, बड़े हो गए हैं। कंसोलिडेशन का जो आपको सवाल आएगा उसमें एक सब्सिडरी होगी, एक एसोसिएट होगी, दो भी हो सकती हैं सब्सिडरीज, लेकिन एसोसिएट लाजमी होगी। तो कंसोलिडेशन पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और राइटली सो, ठीक है ना। उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो लेट से जो है वो 15 घंटे लगे, 20 लगे, जब तक तसल्ली नहीं होगी हम वो करेंगे, लेकिन जब वो कर लेंगे उसके बाद भाई सवाल होंगे और हम होंगे, और कॉन्फिडेंस का लेवल होगा एक कि यार कंसोलिडेशन आने दो, अल्लाह करे आए, अल्लाह करे आए, ये कह रहे होगे आप। लेकिन यूँ नहीं कहना, आपने कहना है अल्लाह जो भी पर्चा है हम पास हो जाए, ठीक है, और अच्छे नंबरों से पास करना है, ठीक है। हाँ, पास बराए पास ना हो। अच्छा जी, IS28 के बाद EPS का स्टैंडर्ड है आपका, अर्निंग्स पर शेयर, IS33। फिर एसिड्स इम्पेयर हो सकते हैं, इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है IS36। उसके बाद IS40, IS41, IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS41 एग्रीकल्चर, ये सारे आपका सिलेबस हैं, चल रहा है अभी चल रहा है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद IFRS आना शुरू हो गए थे। IS41 आखिरी IAS क्या था, IS41, ठीक है। इसके बाद IFRS आने लग गए, तो IFRS 5 आपके सिलेबस में है। ये है जी एसेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तो ये जनाब IFRS 5 आ गया। इतने गुस्से में क्यों लिखा है मैंने ये? अच्छा, उसके बाद IFRS स्टार्ट हुए जी, तो ये IFRS पहला आपके सिलेबस का ये आ गया। देन IFRS 9 और भी हैं, बहरहाल मैं IFRS 9 ही लिख रहा हूँ, मशहूर ज़माना, जो नाम आपको ऐसे ही चलते फिरते भी समझ आ जाए। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करता है। फिर IFRS 3 है, IFRS 10 है। IFRS 3 और IFRS 10 मैंने इकट्ठे क्यों लिखे, ये दोनों कंसोलिडेशन से रिलेट करते हैं, कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये स्टैंडर्ड थोड़ी ही पढ़ रहे होंगे, कंसोलिडेशन करा दूंगा, सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करा दूंगा, ना ही को पढ़ाए जाते हैं, ना इस तरह से, ज़रूरत भी नहीं है। सवाल करना होता है, दबादब सवाल करेंगे आप इंशाल्लाह। ये फाइनल अकाउंट्स हो गया, ये कंसोलिडेशन हो गया। हालांकि बच्चों को रेशोज अच्छा लगता है, और रेशो कैलकुलेट की और अंग्रेजियाँ लिख दी, लेकिन हम इंशाल्लाह इतनी मेहनत कर देंगे इनके ऊपर कि आप कहोगे यार रेशोज फिर मुश्किल है, कुछ सोच के लिखना पड़ता है। फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन तो 70-80% नंबर आराम से ही दे देते हैं, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। उसके बाद IFRS 13 है, ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड आया है। फिर अब इंट्रोडक्शन है ब्रीफ सा, इसका बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके F7 के अंदर। तफसीली मुलाकात इसके साथ आपकी होगी SBR में जाके। उसके बाद IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट।
पक्की एडजस्टमेंट्स आती हैं, फाइनल अकाउंट के सवालों में भी ये दे रहा होता है, अलग से भी सवाल कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे के सारे। और IFRS 16 वेरी इंपॉर्टेंट, लीजेस का स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आपकी F7 के अंदर लेसर की अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ लेसी की अकाउंटिंग है, ठीक है। लेसी की अकाउंटिंग IFRS 16 के अंदर आएगी। और उसके बाद फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क भाई पढ़ना आपने खुद ही होता है, बचपन वाली बातें ही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं गाइड कर देता हूँ समराइज करने के लिए। तो ये फ्रेमवर्क हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखने में किताब के अंदर एक दो चैप्टर वो भी नजर आएंगे जिसके अंदर वो ये बता रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे देना है, ये सारी गाइडेंस आ रही होती है। और फिर जब जैसे कंसोलिडेशन है, अब कंसोलिडेशन के ही आपको 3 चैप्टर बना देगा, इनकम स्टेटमेंट अलग, बैलेंस शीट अलग, फिर इनका डिस्पोजल अलग, फिर एसोसिएट का चौथा चैप्टर अलग। तो हम तो एक टॉपिक के तौर पर इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी इनमें कोई रह गया हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब ये आपके सामने है, ठीक है। कहाँ से बात शुरू हुई थी कि कहाँ पे निकल गई, क्या आपने मुझे छेड़ा था, क्या कह के छेड़ा था? हाँ, अब कंपैरिजन हो गया ना। जो बच्चे सीए की तरफ से आते हैं तो कुछ R1 वाले टॉपिक्स, कुछ R2 वाले टॉपिक्स हैं, और कुछ में लेवल कम है, कुछ में लेवल आगे है, ठीक है। हाँ देखो भाई, बात यह है कि ये अब उनकी मर्जी की बात है, मैं उनके साथ तो लड़ाई नहीं कर सकता जाके, लेकिन नहीं, देखें आपके टॉपिक सारे वो नहीं है। R1 के अंदर ना आप कंसोलिडेशन पढ़ते हैं, R1 के अंदर ना ही आप R2 के। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब जो उनकी मर्जी की बात है, बल्कि वो तो सब्सिडरी को पूछता ही नहीं है, वो तो पूछता ही डायरेक्ट एसोसिएशन वाले। अच्छा चलो ठीक है, चलो माफ़ कर दो उनको, ठीक है। जो मिल गया शुक्र करो उस पर, ठीक है। अच्छा जी, अब तरतीब तो हमारी ये होनी है जी। मैं आपको सबसे पहले शुरू यही करवाऊंगा IAS 16, ठीक है जी। लेकिन इन सब से पहले, सबसे आगे सबसे ऊपर, पीक से सुपर, यानी कि सबसे पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। IFRS 18 की जो टेक्निकल अल्फाज नए और नए फॉर्मेट के अंदर हैं वो नहीं लिखूंगा, गैर महसूस तरीके से करवा वही रहा हूँगा। सिर्फ जब फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे तो मैं आपको दूंगा, हाँ ये वही है, ज़रा फॉर्मेट देखो, आपको कि हाँ ये तो वैसे ही बना रहे थे हम, वो बनाते ही हम वैसे, ठीक है। तो एक दो ब्रेकिंग लगा के, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की एक ब्रेक लगा देंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की लगा देंगे, थोड़ी तरतीब ऐसी रख लेंगे कि वो वही फॉर्मेट चल रहा होगा। जी माजरत, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, भाई की बैटरी ख़त्म हो गई, आमिर भाई की। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हाँ, कि फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे उसी फॉर्मेट पे, लेकिन वो टेक्निकल नाम फ़िलहाल हेडिंग्स बनाकर नहीं लिखेंगे ना, जिससे आपको लगे पता नहीं क्या हो रहा है। आपको यूँ ही लगेगा कि वही बेसिक वाली अकाउंटिंग चल रही है, वही F3 आगे आ रहा है, और बस तरतीब में ऐसे बदल दूंगा कि गैर महसूस तरीके से आप स्टैंडर्ड कर लें, ठीक है। एनीवेज, फाइनल अकाउंट्स से कहानी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और एक सादा सा सवाल है, ठीक है, जो आपके सामने इस वक्त है, फाइनल अकाउंट्स की रिवीजन। ये बेसिकली F3 की रिवीजन में करवा रहा हूँ, और वो भी उस लेवल का भी सवाल नहीं है। तो पहले दिन करवा क्यों रहा हूँ, क्वेश्चन ये पैदा होता है, पहले दिन करवा क्यों रहा हूँ? तो भाई उसकी वजह ये है कि मैंने जो टॉपिक्स भी करवाने होते हैं, अल्टीमेटली हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मकसद है क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मकसद ही यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। तो जो टॉपिक भी पढ़ना है, साथ के साथ हम उसको इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये करते चले जाएंगे। अच्छा, अब इससे फ़ायदा ये होता है, वो टॉपिक का इंडिविजुअल सवाल भी तैयार हो रहा होता है, और फाइनल अकाउंट्स में जो उसने मिक्स होकर आना होता है, तो वो जब एक्सट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं तो वो भी साथ साथ ही तैयार हो रहा होता है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है किसी को भूली पड़ी हो सकता है किसी ने ऐसी एग्जाम्शन ली हो कि उसने ज़िंदगी में कभी ये इनकम बैलेंस शीट बनाई ना हो, तो चलो कम से कम एक दफ़ा उसके सामने ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन जाए। बिल्कुल सिंपल सवाल रखा है मैंने, ना होने के बराबर एडजस्टमेंट्स वाला। ऐसा सवाल आपका नहीं हुआ करता, बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। सिर्फ आपके सामने से कुछ चीज़ें गुजारना चाह रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, चेन इक्विटी भी बनाकर देख लेंगे, हल्की फुल्की सादी सी, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाए ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी सी याद आ जाए। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट का सवाल करने में भी टाइम इसलिए लगेगा कि फाइनल अकाउंट का सवाल ऐसा नहीं होता कि आप मुंह उठाएं और कर लें।
ये जितने स्टैंडर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं अब आपको बताऊं कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स के अंदर आ सकते हैं। ये तो है ही फाइनल अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड। फिर IS2, फिर ये तो एज अ पार्ट उसको अलग से देता है ना कैश फ्लो, इसलिए मैं कहता हूँ चलो इसकी एडजस्टमेंट नहीं आएगी। IS8 की एडजस्टमेंट आ सकती है, 10 की, 12 की लाजमी आती है, 16 की, 20 की आ सकती है, 21 की आती है नॉर्मली, 23 की आ सकती है। चलो ये कंसोलिडेशन में चला गया, सेपरेट के अंदर नहीं पूछता। 33 भी नॉर्मली अलग सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन IS33 की भी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट के सवाल में देता है। 36 आ गया, 40 आ जाया करता है, 41 आया नहीं, देखा नहीं आपके सवालों में, आ तो सकता है अगर कोई ऐसी कंपनी आपके सवाल में आ जाए जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में है, तो आ सकता है। फिर IFRS 5 की एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट, चलो ये तो कंसोलिडेशन में चले गए। फेयर वैल्यू थ्योरेटिकल टाइप बस थोड़ी सी डिस्कशन है। IFRS 15 की एडजस्टमेंट, 16 की एडजस्टमेंट, ये सब हैं। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आने वाले। ये एक दो सवालों में आपको IFRS 5 भी नज़र आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नज़र आने वाली एडजस्टमेंट IS12, बहुत ज़्यादा नज़र आने वाली एडजस्टमेंट्स हैं ये। उसके बाद बाकी मोर और लेस आती रहती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आने वाली ये लाजमी जो नज़र आ रही होती हैं आपको, बाकी भी सारी आ सकती हैं। तो अब ये टॉपिक्स पढ़े होंगे तो ही फाइनल अकाउंट्स हो सकेगा। लेकिन हम फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे होंगे साथ साथ, हर टॉपिक का फाइनल अकाउंट साथ ही तैयार करते जाएंगे, तो फिर फाइनल अकाउंट्स में जाके सिर्फ क्या करना होगा, ये टैकल करना सीखेंगे कि पूरा सवाल, बड़ा सवाल करना कैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके साथ मैंने डिस्कस करना था, कह लें आप सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है जी। तो भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? ठीक है, जरा 1 मिनट पॉज करें। अच्छा जी, तो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये मैं आपको पहला काम करवा रहा हूँ। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स का प्रॉपर सवाल आपके पर्चे में आएगा 20 नंबर का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, पहले भी अर्ज कर दिया आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल बुनियादी सवाल है, ये सिर्फ आज पहले दिन में इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं जो टॉपिक भी करवाऊँ उसमें एक्सट्रैक्ट्स की तरफ जाऊँ, P&L बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊँ, तो आपको पता होना चाहिए कि P&L में क्या कुछ जा सकता है, बैलेंस शीट में क्या कुछ जा सकता है, ठीक है। खैर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस ये रिक्वायर्ड है। इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बना देता हूँ आपके सामने। तरतीब क्या होगी सवालों की, इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स के सवालों में भी इनको देखेंगे ही, लेकिन स्टिल थोड़ी सी तरतीब यहाँ पर सामने, पहले हमेशा फॉर्मेट बनाया करेंगे, ठीक है, और फिर सवालों को किया करेंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ से। अब प्रॉपर बड़े सवालों के अंदर जाके इसको देखेंगे, फिलहाल इतनी ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, वैसे तो पूरी चीज़ यही होती है, इसके अंदर दो चीज़ें हुआ करती हैं, एक प्रॉफिट और लॉस और दूसरा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। नाम सुना हुआ है? नाम सुना हुआ है? रीवैल्यूएशन सुनी हुई है पहले? रियल सरप्लस भी देखा हुआ है? यहाँ F3 के अंदर सब कुछ ही पढ़ा देते हैं, तो F7 का पर्चा क्यों है फिर? क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा है, फ़ायदा है, यही तो फ़ायदा है। अब अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन करके इसको पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, एक प्रॉफिट और लॉस और दूसरा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या आता है जी? सेल्स लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये यहीं पर कर दें, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस, नहीं, अब आपको इसकी इजाज़त नहीं है, बड़े हो गए हैं, ये सब कुछ आपने वर्किंग्स में, नोट्स में करना है, नोट्स बनाएं, वर्किंग करें, ठीक है। तो आपने ये सारा काम उधर करना है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करने के लिए एक लाइन आइटम बस अलाउड है कॉस्ट ऑफ सेल को, तो जितनी भी वर्किंग्स हैं, ओपनिंग है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो काम भी करने हैं कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, वो आपने नोट्स में करने हैं, वर्किंग में जाके करने हैं। P&L के फेस के ऊपर सिर्फ IFRS 18 ने आगे नहीं कहा, पहले से ऐसे ही था, ठीक है।
हाँ, ये आपने नहीं सोचना IFRS 18 कोई चीज़ है, IAS 1 कोई चीज़ है। पहले भी कभी भी IAS 1 नहीं पढ़ाया गया, स्टैंडर्ड खोल के कभी IAS 1 नहीं पढ़ाया गया। बात समझ आ रही है? बल्कि उसको अप्लाई करवाया जाता है, सवाल करवाए जाते हैं। ऐसे ही आपका IFRS 18 अप्लाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। कहोगे फर्क बता दो तो फॉर्मेट ओपन करके बता दूंगा, जरूरत नहीं है। हमें क्या करना उस गली का पता करके जिसमें जाना ही नहीं है, IAS 1 में अब जाना ही नहीं है, तो वही काम करेंगे जो हमें करना है। अब तो करते रहेंगे ऑटोमेटिक, पहले से भी ऐसे ही करते थे तकरीबन हम। ठीक है, मेरी पसंद का फॉर्मेट है। अच्छा जी, लें भाई, क्या आ गया हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब इसमें से ना आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। ठीक है जी, किसको लेस करना होता है जी? तो लेस करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मैं सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दूं? ठीक है, उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, ये मशहूर दो हैं। उसके बाद अगर कोई मिसाल के तौर पे और खर्चा आता है, जैसे कोई R&D वगैरह, चलो वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस के बाद कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं जो ऑपरेशंस से ही रिलेट करते हैं, लेकिन ना सेलिंग है ना एडमिन है। तो ऐसे खर्चों को आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब वैसे तो अदर एक्सपेंस मैं कहता होता हूँ इनको, लेकिन चलो खैर अदर एक्सपेंसेस ही लिख देता हूँ, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो ये अदर एक्सपेंसेस को माइनस करने से आपके पास आ जाया करेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी इसको कह सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई है? यानी कि ये ऑपरेशंस से ये प्रॉफिट आपको आया है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ सरप्लस फंड्स पड़े होते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। उनसे आपको क्या आ जाता है जी? इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाती है, इंटरेस्ट इनकम आ जाती है। ठीक है, और चूंकि अभी IAS 28 पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गेन ऑफ फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, तो वो इक्विटी अकाउंटिंग एंड कंसोलिडेशन में देखेंगे, तो उन बातों को अभी मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा। सादा रखें चीज़ों को, इंशाल्लाह जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे चीज़ें खुद ब खुद ऐड होती जाएंगी। इसीलिए तो एक्सट्रैक्ट्स की तरफ आया हूँ, ताकि जो टॉपिक पढ़ें उसकी चीज़ें पहुँचाते जाएँ। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए। उसके बाद इसमें से आप लेस कर दें फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब बल्कि यूं करें, एक काम करें, इसमें आप ऐड कर दें अदर इनकम। मैंने अदर इनकम एक ही लफ्ज लिख दिया है। ये इंशाल्लाह जब पढ़ लेंगे डिफरेंट तरह की इनकम, जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, तो ये आप ऐड कर देंगे इनमें, तो आपके पास एक प्रॉफिट की ब्रेक और लग जाएगी। इसको कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, PBIT लिख दूं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद माइनस करोगे आप फाइनेंस कॉस्ट, तो एक और ब्रेक लगेगी जिसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस ये उसने कहा स्टैंडर्ड ने थोड़ा बहुत। असल में ना स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि जैसे कैश फ्लो के अंदर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज होती थी ना, इसी तरह से P&L के अंदर भी कुछ ऐसी बात ही हो। अगर आप देखें ना, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही है। लिख ही देता हूं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जरा और क्लियर हो जाएगा ना, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये ऐसा ही कुछ हुआ है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इन्वेस्टमेंट इनकम आती है ना।
अच्छा, और क्या चीज़ ऐड हो सकती है? कोई अगर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज किया है किसी भी तरह की, उस पे गेन आ गया, अदर इनकम मैंने इसलिए फ़िलहाल लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपकी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंस कॉस्ट लोन्स के ऊपर पे करते हैं आप, तो ये थोड़ी सी फाइनेंस, इस तरह से थोड़ा सा उसने कोशिश की इसको चेंज करने की, ठीक है। तो बहरहाल चेंज भी ना हुआ हमारा तो काम वैसे ही ऐसे चलता था, बस एक ब्रेक बीच में ये वाली जो रेशोज़ में जाके पढ़ाई जाती है नॉर्मली, ठीक है, वो यहाँ पर ब्रेक लगा ली हमने। एनीवेज फिलहाल तो मैं सीधा सीधा ही काम रखूँगा, जाने देंगे इसको। खैर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर क्या लेस करेंगे इसमें से? टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, अब ये टैक्स एक्सपेंस है ना जी, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये टैक्स एक्सपेंस के अंदर करंट टैक्स भी आता है और डेफर्ड टैक्स भी आता है। तो ये जब IAS 12 पढ़ लेंगे तो फिर पता होगा हमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों कैसे ट्रीट किए जाते हैं, और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको आप पैट कहा करते थे, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये वो एंडिंग चीज़ है जहाँ पे P&L ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, ठीक है, अनरियलाइज्ड मतलब अनरियलाइज्ड ऐसे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उनको आपने अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में लिखना होता है। OCI मैंने शॉर्ट करके लिखा, जिसमें आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज पढ़ रखा है ना, ये बोलो, नहीं पढ़ा हुआ? रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ी हुई, तो ये रिवैल्यूएशन ही है। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आए तो वो OCI में शो करते हैं, P&L में तो शो नहीं ना करते, तो यही बात कर रहा हूँ। बाकी मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आपने पढ़ी हुई तो मैंने माफ़ कर देना है। अभी IAS 16 शुरू करेंगे, रिवैल्यूएशन कराऊंगा, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन पता नहीं किस तरीके से की होगी, मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। जब करवाऊंगा तो एक्सट्रैक्ट्स बना ही इसीलिए रहे हैं कि उसको भी घर पहुंचाएंगे, हर चीज़ हर जगह से लेकर यहाँ पे पहुंचानी है हमने, ठीक है। बहरहाल एक और चीज़ भी यहाँ पर आप पढ़ेंगे जो पहले नहीं पढ़ रखी है, वो है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मॉडल होता है एक फेयर वैल्यू थ्रू OCI कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसके अंदर जो मूवमेंट आती है वो भी OCI के अंदर आती है। ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं इस फॉर्मेट में उसको लिख नहीं रहा। तो जो पढ़ा हुआ है वो लिख दिया है, कराना तो मैंने है, और जो नहीं पढ़ा हुआ वो लिख ही नहीं रहा, जब पढ़ेंगे तो इसमें आ भी जाएगा। एक्सट्रैक्ट इसीलिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो टोटल होता है, पैट और OCI का जो टोटल होता है, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कहलाता है, ठीक है जी। ठीक हो गया, सही है, चलो। अच्छा, उसके बाद जी बैलेंस शीट बनती है। इसके बाद मेरे ख्याल में हमें यूं कहना चाहिए कि नहीं जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से बैलेंसेस निकल कर फिर बैलेंस शीट के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। सुना हुआ नाम स्टेटमेंट इन इक्विटी का? अच्छा, आती है बनानी? थोड़ी बहुत, इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी बनानी, ठीक है, क्योंकि मैंने जब IAS 8 आपको करवाना है तो उससे पहले मैं चेन इक्विटी अलग से करवाऊंगा, बनानी सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सीखी जाती हैं। इशूएंस ऑफ शेयर्स वहीं पे सीखेंगे, शेयर्स को प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, पार पे इशू किया जाता है। फिर डिविडेंड्स हैं डिफरेंट तरह के, फाइनल होता है, इंटरिम होता है, कैश होता है, बोनस होता है, ये सब कुछ हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर सीखना है, ठीक है। तो जो कमी कोताही रह गई है इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, मैं अज्यूम कर लूँ यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 550 रुपये है, और अज्यूम कर लूँ कि सरप्लस रीवैल्यूएशन के ऊपर आया है 18 रुपये का, ठीक है। अब मैंने टोटल कहीं नहीं लिखा, फिलहाल लिखा हुआ मिटा दिया। एक चीज़ आपको पक्की कराना चाह रहा हूँ कि ये टोटल कहीं नहीं जाता, जाने वाली चीज़ें हैं दो। नंबर 1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ जाता है? चेंज इन इक्विटी में कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में, उसका नाम क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, और रियल सरप्लस का चेंज कहाँ जाएगा? ये अपने कॉलम में, ठीक है।
तो इसका मतलब सेकंड स्टेप में मैं आपको बनवा रहा हूँ, मतलब फॉर्मेट बना रहा हूँ, प्रॉपर बनाएंगे इंशाल्लाह इसको भी, आज नहीं फिर आगे जाके किसी वक्त, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या पता मैं कल आइए 16 से पहले ये भी करा दूं, चेन इक्विटी बनानी तो है ही, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये देखेंगे कल की बात कल देखेंगे। फिलहाल मैं यूं कहता हूं कि जी मैं स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहा था फॉर द ईयर एंडेड, कुछ भी कर लें, 31 दिसंबर 2024 गुजरा है ना, अभी 24 कर लो, ठीक है। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी फॉर द ईयर एंडेड ही बनती है, और मैं कह रहा हूँ जी 31 दिसंबर 2000, ऐसे नहीं लिखना पर्चे में, तो हम फॉर द ईयर एंडेड पूरा 31 की लिख के पूरा दिसंबर पूरा 2024 लिखते थे, खैर जी। अब ओपनिंग बैलेंस किस दिन पे होगा, अगर एक साल की ही चेन इक्विटी बनाए तो 1 जनवरी 23 नहीं 24 के साल का पहला दिन, ठीक है। 2 साल की बनाते तो फिर 23 का क्लोजिंग, जो 24 का ओपनिंग, फिर 24 का क्लोजिंग। आइए सेट में 2 साल की बनाया करेंगे जरूरत पड़ने पर। फिलहाल जरा रिवाइज कर रहे हैं, एक सिर्फ मोटा मोटा फॉर्मेट, ठीक है। ओपनिंग, फिर टोटल, अच्छा चेन इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल का कॉलम होता है, फिर शेयर प्रीमियम आएगा जब पढ़ाऊंगा तब, फिलहाल तो कोई नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम होता है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस या रिजर्व कह लें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस या रीवैल्यूएशन, रिजर्व का कॉलम होता है, और फिर एंड पे होता है टोटल, ठीक है। अब जितने हेड्स हैं चेन इक्विटी के, जितने आइटम्स हैं उतने कॉलम्स आप बना लें। जनरल रिजर्व भी कोई आ सकता है, अगर कोई जनरल रिजर्व क्रिएट किया आपने, कोई स्पेसिफिक रिजर्व किया हुआ है, एक कॉलम बन जाएगा। फेयर वैल्यू रिजर्व जो IFRS 9 वाला आना है उसका अपना एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब अज्यूम कर रहा हूं मैं, ये जनाब 1600 है, ये मेरी अज्यूम फिगर है, कहीं लिखा नहीं हुआ सवाल में, तो फॉर्मेट ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग है लेट्स से 280 रुपये, रीवन सरप्लस भी ओपनिंग में आ रहा है 78 रुपीज़, ठीक है। टोटल आप कर लेना। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो क्या है कि ये जो लाल बत्ती एम्बुलेंस पे बैठ के भला किसने आना है, पैट ने। एम्बुलेंस पे बैठ के कौन आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब कहां पर जा रहा है, ये अस्पताल में। अस्पताल का नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अस्पताल का नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। बात समझ आई। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स P&L से निकला और जाके कहां पार्क हो गया, कितना है जी, 550, ठीक है। ये क्या आ गया जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कौन से साल का। अभी नोट ना करें, 1 मिनट, एक और ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है, मैं वो दूंगा। ये भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तो मुझे ये पसंद है इसलिए मुझे दूसरा पसंद है इसलिए मैंने दूसरे वाला ऑप्शन देना है। फिलहाल रुक जाए। दूसरा जी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम की नीली बत्ती वाली गाड़ी है, ये अपनी गाड़ी में बैठेगा, थोड़ा सा रोड क्लियर कराएं, प्रोटोकॉल लगाएं, साहब आ रहे हैं, माफ करें जी। तो ले जी, बैठ गए जनाब साहब बहादुर है जी नीली बत्ती वाली गाड़ी में, और ये गाड़ी भी जो चली तो चलती ही गई, और चलते चलते ये भाई साहब ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ गए। चलते चलते ये भाई साहब अपने दफ्तर में पहुँचे। इनके दफ्तर का नाम क्या है, मिटाई जा रहा है, मैं लिखी जा रहा हूँ, मिटाई जा रहा है, ये मेरे लैपटॉप के काम देखो। इनके दफ्तर का नाम है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो एम्बुलेंस को इन्होंने रास्ता देना है, ठीक है ना, एम्बुलेंस को गुजर लेने देना। लो भाई, सही है। अच्छा, तो ये जनाब यहां से होकर रास्ता देते थे, ठीक है। अब ये क्या है, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, कौन से साल की, 2024
24 की, या रीवैल्यूएशन सरप्लस भी लिख सकते हैं। कितना जी मैंने अज्यूम किया हुआ है 18। ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला समझ आ गया? पहले ये देखो, समझ आ गया। पैट कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में। और सरप्लस का नेगोशिएबल आइटम कहाँ जाएगा? वो अलग से अपने कॉलम में। ठीक है। अब इसका एक बेहतर ऑप्शन क्या है, आप पैट और ओसीआई अलग अलग लाइन आइटम के तौर पे दिखाने की बजाय यहाँ पर क्या लिख दें, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2024 की, और ये 550 और ये 18 आमने सामने लिख दें। ठीक है। टोटल कितना बनता है? 560। अच्छा, अब यही 568 है, यहाँ पर भी टोटल हुआ है और यही टोटल यहाँ पे भी आना है। लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था कि आप गलती से इसको कहीं उठा कर न ले जाए, ये कहीं नहीं जाता। ठीक है। पैट और ओसीआई अलग अलग अपनी चेन इक्विटी में आ गए। अच्छा, उसके बाद अगर कोई डिविडेंड होगा तो वो डिविडेंड, बचपन की बातें याद करो, इंशाल्लाह 55 वाली तो खुद पढ़ाऊंगा। रिटेन्ड अर्निंग में से क्या हुआ करता है? माइनस। ठीक है, काफ़ी है मेरे ख्याल से, बुनियादी फॉर्मेट इतना काफ़ी है। चेन इक्विटी का टॉपिक जब करेंगे इंशाल्लाह इसको तसल्ली से देख लेंगे, कोई मसला नहीं। टोटल 1958, इसका 1600 पहले लिखना लूँ, 1950। हाँ, ओपनिंग नहीं लिखा हुआ, लिखा तो हुआ है। ओ ठीक है, टिक डाल दिया ना, ठीक है। मैं भी कहूँ 280 जमा 550 माइनस कोई नहीं है, जीरो है। डिविडेंड मेरे सवाल में नहीं है, अज्यूम करो। ठीक है, तो ये बन गया 830। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ भी हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, सरप्लस ट्रांसफ़र होता था रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेकिन दो ऑप्शंस होते हैं, चाहो तो हर साल करते रहो इंक्रीमेंटल डेप्शन के बराबर, चाहो तो डिस्पोजल के वक्त करो। लेकिन मैं फिलहाल यही सोच रहा हूँ डिस्पोजल के वक्त होगा, मेरा राशि काट लाइए। ठीक है ना। एनीवेज, सरप्लस कितना आ गया? 96। ठीक है जी। तो बाकी सारे टोटल आपने कर लेने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये आपकी रिटेन अर्निंग्स, केयर कैपिटल से रीवेल सरप्लस वगैरह आ गए, ये चेंज इन इक्विटी आपकी बन गई। ठीक है जी। अब इससे अगला स्टेप आपका क्या होता है जी? आपने क्या बनाना है जी? अब ले, सारा कुछ ही उड़ गया। क्या बनाएंगे जी? बैलेंस शीट बनाते हैं? तो बोल दो ना बनाते हैं, कोई मसला है? बैलेंस शीट बोलने में क्या हर्ज है कि जी हम बनाते हैं? गुनाह तो नहीं मिलेगा आपको ये बोलने से। ले जी, तो इसके बाद अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एक लाइन और लगा लें भाई। क्या समझ आ रही है? मैंने समझाया तो कुछ है नहीं, आपको कैसे समझ आ गई? अभी तो मैंने समझाया कुछ नहीं, तो गपशप लगा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये बना करती है एज ऑन 31 दिसंबर 2024 चल रहा है ना। चलो, अच्छा 5 चीज़ें ना हर स्टेटमेंट के बारे में लिखनी है। जैसे मसलन ये क्या है, कंपनी का नाम लिखोगे ABC लिमिटेड, रिपोर्ट का नाम लिखोगे, रिपोर्टिंग करेंसी लिखना नहीं भूलनी, डॉलर में है, पाउंड्स में है, रुपीज़ में है, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ लिखना नहीं भूलना कि डॉलर्स में है, डॉलर इन थाउजेंड में है, डॉलर इन, ऐसे ही यहाँ पर भी यही काम कर देना, ऐसे इकट्ठा लिख लो बस एक बार, ऐसे डॉलर इन थाउजेंड। ठीक है, ऐसे ही हर जगह पे तो ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है। ओके, अच्छा चले। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट के अंदर दो ऑप्शंस हैं, इक्विटी लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं या एसेट वाली साइड से? क्या करेंगे? एसेट वाली साइड से शुरू कर लें। सुबह मैंने FR1 को ये सवाल कराया तो मैंने एसेट वाली साइड से शुरू, मेरा भी दिल यही कर रहा था। उनसे पूछा, उन्होंने ये कहा। अब एक दिन में तो फिर एक ही काम करना चाहिए, है ना। एसेट्स दो तरह के, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट एसेट्स में मसलन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। अगर डिटेल है तो वर्किंग में जाओ, फेस पे नहीं, एक ही लाइन आइटम, बुक वैल्यू, सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक ही लाइन आइटम। उसके बाद इन टांगीबल्स जो हैं ये आपके ना नजर आने वाले एसिड्स हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं, दोनों स्टैंडर्ड हमने पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें और भी आते हैं, राइट ऑफ यूज लीज
एसिड को कहते हैं। फिर बायोलॉजिकल एसिड, गामा मत जानू, ठीक है जी, आपके बायोलॉजिकल एसिड भी इसमें आते हैं। और आपके सिलेबस में नॉन करंट एसिड्स के अंदर हाँ डेफर टैक्स एसिड आ सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स ही हमने पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल 2 काफ़ी हैं, निशानी ज़रा थोड़ी सी, फॉर्मेट ज़रा थोड़ा सा बन गया, ठीक है। तो बाकी सारे जो स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, तो जैसे जैसे आएंगे रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स में उनको हम लिखते जाया करेंगे। उसके बाद जिन एसिड्स को करंट लगा हुआ है, ठीक है, वो करंट लगे हुए एसिड्स में सबसे मशहूर है इन्वेंट्रीज, स्टॉक। स्टॉक लिख दूं, इन्वेंट्री लिख दूं, क्या पसंद है? इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। फिनिश गुड्स की हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकती है। इन्वेंट्री है, स्टेशनरी की भी हो सकती है, स्टोर्स की भी हो सकती है। स्टेशन मतलब कोई भी ऐसा आइटम जो आपने फॉर सेल या फॉर यूज खरीदा है, फॉर सेल या फॉर यूज, अनसोल्ड है या अनयूज्ड है, तो वो आपके लिए क्या है? वो कॉस्ट ऑफ सेल या एक्सपेंस नहीं बना, वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। तो इन्वेंट्री आ सकती है। फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपके हाँ कैश एंड बैंक काफ़ी है अब ये। अब ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवर्स कर दूँ ना अगर मैं, तो ट्रेड रिसीवर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स हैं, अदर रिसीवेबल्स हैं, लेकिन तो लंबी लिस्ट जब चलता जाएगा काम, बस ठीक है, समझ आ गई ना। इस तरह से करंट एसेट्स आ जाते हैं। तो ये जनाब आपके कुछ नॉन करंट एसेट्स आ गए, ये आपके कुछ करंट एसेट्स आ गए, ठीक है, कैश एंड बैंक वगैरह। तो इनका ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये एसेट साइड आपकी बन जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, वही होती है बैलेंस शीट। और क्या होती है पता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन का? अच्छा, तो उसके बाद जनाब इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहले हेडिंग ये देनी है, डबल अंडरलाइन कर देना है। अब मैं नहीं दे रहा, दे सकता हूं ऐसे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें लाइब्स, जिसमें पहले क्या लेंगे हम? इक्विटी, यार आज आप लोग ये सोच के आए होंगे इंट्रोडक्शन होगा क्लास में, है ना? इससे हो गया था आइडिया हैंड आउट से आइडिया हो गया था। अच्छा, घर से निकलते हुए क्या सोचा था? घर से निकल इंट्रोडक्शन होगा, गपशप लगेगी, सर अपना नाम बताएंगे, ओ नाम तो मेरा नाम उमैर है, तो मैं नाम तो बताने ही भूल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाने की कोशिश करता होता हूँ, आपको तो बताया ही है, ठीक है। हेले इक्विटी, बाकी इंट्रोडक्शन तो सब्जेक्ट का होना चाहिए जो हमने किया है, और बाकी मजीद इंट्रोडक्शन होता रहेगा सेशन के दौरान, ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल, लेट्स से $1 ईच, ये फेस वैल्यू इस तरह से लिखी होती है, ठीक है जी। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, मेरे ख्याल में तो हमें ये लिखना चाहिए 1600, ऐसी तरह एग्जाम्पल में आ ही गया ना, ये इधर आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये क्लोजिंग उठ के यहाँ आ गए, चलो अच्छा हो गया 830। और उसके बाद 96 समझते हैं। फिर लाया बिल्ली टीज, लाया बिल्ली टीज, ठीक है, जिसके अंदर नॉन करंट लाया बिली टीज और करंट लाया बिली टीज, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लेट्स से लॉन्ग टर्म लोन है, एक काफी है, बाकी इसमें लीज भी आएगा, इसमें डेफर टैक्स लायबिलिटी भी आ सकती है, आपके सिलेबस की बातें कर रहा हूं। फिर करंट लाया, करंट लगा तो लाया बिली टीज, कौन सी? करंट वाली। अब इसके अंदर मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट जो ये करवाया करता है अक्सर, ठीक है, वो है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लीज, फिर शॉर्ट टर्म लोन, फिर ट्रेड पेबल्स, फिर इंटरेस्ट पेबल, फिर डिविडेंड पेबल एंड सो ऑन, जितने भी होंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो मैं बस एक लिख रहा हूं, ट्रेड पेबल्स, ओके। थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना बस कि ये जनाब हमारा मोटा मोटा फॉर्मेट है, बल्कि जगह हैगी है यार, थोड़ा जा लिख लीजिए। एक तो थोड़ा इसको इतना चुन्नू चुन्नू मैंने लिख दिया है कि आपकी तस्वीर में ये आना कोई नहीं है और फिर आपको टाइम लग जाना है।
इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ऐसे, ठीक है, कुछ शायद नजर आने लग जाए ना अब। ओके, और समझ तो आ गई ना कि करंट मैच्योरिटीज मतलब क्या होता है। अगर आपका एक लोन है जो आपने अगले 10 साल में रीपे करना है किस्तों में, तो अगले 1 साल में जो पे होना है वो करंट है, बाकी नॉन करंट है। तो सारी लायबिलिटी, लेकिन प्रेजेंटेशन है अलग अलग। ऐसे ही लीज भी होती है, ठीक है। खैर अभी तो इतना ही काफ़ी है कि आप एक लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है और एक ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, और ऐसे ही आपका बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का भी टोटल हो जाएगा, ठीक है जी। और ये दोनों मैच कर गए पर्चे में तो अफसोस करते हुए आगे बढ़ जाना, ना मैच हुए तो खुशी खुशी आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ना है बस, रुकना, ठीक है। चलें चलें आगे चलें। ये इसकी फिक्सचर ले लें, फिक्सचर थोड़ी सी अगर लेना चाहें तो आगे फिर पहला सवाल कर ही लें हम। भाई कितनी देर की हो गई रिकॉर्डिंग? आज ये पहला दिन है, आपको ज़्यादा पढ़ा दिया, परेशान तो नहीं होंगे? पढ़ लेंगे ना? क्या चले, अच्छा वैसा है, बात कुछ ऐसे है कि सवाल मैं पढ़ना चाहूँगा लेकिन सवाल पहले आपसे करवाऊंगा। कल आप फिर बस ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना? फिर कल फुल फ्लैज सवाल आके मैं आपके साथ करूँगा, फिर IAS 16 में मूव करेंगे। लेकिन एक बार आप पहले कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि इसका सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, वरना आप सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन देख के तो आपको सब समझ आ जाती है, हाँ सोल्यूशन सही हुआ है ना, है ना? अब भाई पर्चे के अंदर सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन को देखना अपने ऊपर हराम कर लो, पर्चा ऐसे पास होगा इंशाल्लाह। जैसे तैसे समझ आए कर दो। बम्पर ऑफर क्या है, आपने बगैर सोल्यूशन देखे सवाल किया, सवाल 70% तक सही हो गया, दोबारा उसको मत करो। अगली बार कहीं रिवीजन में करोगे तो कोशिश करना वो गलती ना हो। आप तो सोल्यूशन देखे बगैर एक ट्राई कर सकते हैं ना, बिल्कुल हराम कर लें खुद पे सोल्यूशन देखना, जब तक कि एक दफा सवाल को कर ना ले, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। बचपन में आपको साथी कराम ने बताया होगा, ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है और अदर इन्फॉर्मेशन वाली हर चीज डबल एंट्री के साथ करेक्शन करनी पड़ती है। नहीं बताया तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। 3 एडजस्टमेंट्स हैं छोटी छोटी। सबसे पहली एडजस्टमेंट है 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 127 मिलियन की। इसका क्या करते होते थे? क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाँ हाँ, नहीं, क्लोजिंग का क्या करते थे? मैंने सिर्फ क्लोजिंग का पूछा, ओपनिंग है। क्लोजिंग का क्या करते थे? कहां कहां कैसे कैसे नजर आती थी? करंट एसेट में नजर आती है, और अगर अदर इंफॉर्मेशन डबल एंट्री करनी है ना, तो डबल एंट्री तो नहीं हुई, फिर सिर्फ करंट एसेट में नजर आएगी। भाई बचपन में जो आप करते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस, तो एक इम्पैक्ट वो है, और दूसरा है करंट एसेट्स में उसको रखने का डेबिट। करंट एसेट में एसेट बढ़ा है, स्टॉक बढ़ा है, यानी आपने कहा जो चीज बिकी नहीं, अनबिक्ड है, अनसोल्ड है, तो अनसोल्ड आइटम तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल का ऐसा नहीं बनना चाहिए। बचपन ये पढ़ा था ना, तो निकालो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में से। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? एक्सपेंस ही तो है, एक्सपेंस में से निकाल लिया, तो एक्सपेंस में से कोई चीज कम हो तो डेबिट ना, डेबिट कहते हैं, हाँ डेबिट। क्रेडिट, एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट। एक्सपेंस की नेचर, मेरी क्लास में जाग के बैठना है, ऐसे मारे जाओगे वरना ऑटो पे यस नहीं चलेगा। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट। तो अगर एक्सपेंस में से कोई चीज कम हो रही है, एक्सपेंस को कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्रेडिट। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री हो रही है, जिसमें एक इंपैक्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट क्या है? यहां से निकाल के कहां रखते थे उसको? करंट एसेट्स में स्टॉक के नाम से, तो एक एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट का बढ़ना क्रेडिट, एसेट का बढ़ना क्रेडिट। चल अब जागे, अब समझ आ गई है कि मेरी क्लास में कैसे पढ़ना है, जाग के बैठना है, ठीक है। तो डबल एंट्री क्या बनी फिर क्लोजिंग स्टॉक की? पीरियोडिक सिस्टम में ये पीरियोडिक सिस्टम होता है कि ईयर एंड में स्टॉक गिनो,
परचेज होती रहे, सेल के बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं स्टॉक के निकलने की, परचेज होती रहे, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, और सेल करते जा रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। ईयर एंड पे जाके स्टॉक काउंट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक FIFO को लगाकर निकाल लेते हैं। जो फिगर आती है उसकी एक डबल एंट्री होती है साल के एंड पे, वो एंट्री होती है स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा था कि डबल एंट्री है अदर इंफॉर्मेशन। डन, सही है। अच्छा, दूसरा, करंट टैक्स इज टू बी एक्रूड, पेबल है, इज टू बी एक्रूड मतलब पेबल की एंट्री करनी है। क्या एंट्री होगी? वही जो बचपन में रेंट एक्सपेंस की आपने की थी, सैलरी एक्सपेंस की थी, अगर पे नहीं हुआ तो ऐसी एंट्री यहां पे भी है, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। गॉट इट? ठीक है, तो ये भी डबल एंट्री होगी। एक आपको एक्सपेंस यहां पर डेबिट होता नजर आएगा और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर यहां पर क्रेडिट होता नजर आएगा। ठीक है, कल मैं खुद कराऊंगा इंशाल्लाह, आधे घंटे में सवाल हो जाए ना, ज्यादा देर नहीं लगनी। लेकिन पहले क्या करना है आपने, फॉर्मेट बनाना, खाली फॉर्मेट। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट्स करके, तरतीब तो मैं बताऊंगा। अच्छा चलो, आप किसी भी तरह से सवाल करना, हाँ ये ज्यादा अच्छा है, आप अपनी मर्जी से सवाल करना, फिर मैं कल एक तरीके से कराऊंगा, फिर आपको डिसाइड करने के लिए मौका दूंगा कि जो तरीका आपने अपनाया वो आपको अच्छा लगा या जो मेरे वाला है वो अच्छा है, फिर किसी एक को पकड़ेंगे। टॉपिक तो फाइनल अकाउंट्स का नहीं करा रहा मैं, वो तो मैंने अलग कराना है, ये तो मैं सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, मैंने असल में अकाउंटिंग शुरू करनी थी ना, तो मैंने कहा जरा थोड़ी सी बुनियाद बना लें, अकाउंटिंग शुरू कर देंगे कल इंशाल्लाह, FR का पर्चा कल शुरू कर देंगे। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको F3 थोड़ा सा रिवाइज कराया है, फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट वगैरह। ठीक है, आखिरी, लोन इज रीपेबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर। अब लोन किस दिन आया नहीं बताया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कोई नहीं गिवन, जिंदगी सुकून में, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता लगा ये 18 मिलियन का लोन है। ओहो, रुपीस में सवाल कर दिया, ओहो डॉलर्स में नहीं किया, सॉरी यार। खैर, सुबह यही सवाल कराया था ना FAR वालों को, ठीक है, तो मैंने कहा चलो यही दे देते हैं। आपका लास्ट टाइम यही सवाल था, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स चेंज थी तो उसमें मैंने डॉलर्स लिख दिया था। खैर कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो चलेगा ही मेरी क्लास में, कभी ऐसे कभी वैसे। भाई आपने अकाउंटिंग सीखनी है, ठीक है, क्या ख्याल है? ओके, तो कितने डॉलर्स, कितने मिलियन रुपीस का लोन है? 18 मिलियन रुपीस। ठीक है, अब ये 18 मिलियन रुपीस का लोन सारे का सारा नॉन करंट में नहीं भी आ सकता, सारे का सारा करंट में भी नहीं आ सकता। सिचुएशन कुछ ऐसे है, इस वक्त हम खड़े हैं इधर 31 दिसंबर 2015 पे, और 18 मिलियन की लायबिलिटी हमारे ऊपर है। वो कह रहा है कि बराबर बराबर 3 किस्तों में ये पे हो जाना है। इसका मतलब अगले साल के एंड पर भी 12 पेएबल होगा। लेकिन हम तो इस वक्त यहां खड़े हैं ना, बैलेंस शीट इधर बना रहे हैं, तो यहां खड़े होकर अगले एक साल के अंदर जितना पे होना है वो क्या है? करंट। बाकी क्या होगा ये आपने देखना, आप कैसे ट्रीट करते हैं मैं तो कल बताऊंगा। ये 3 एडजस्टमेंट हो गई, उसके बाद सिर्फ पोस्टिंग है ट्रायल के आइटम्स की। तो बेसिकली क्या करवा रहा हूं यहां पे आपको, जस्ट सिंपल रिवीजन। ओके, तो ये सवाल आपका होमवर्क है और इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे अब हम कल FAR1 को, F7 को, ठीक है, F7 को कल स्टार्ट, FR को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आज सिर्फ आपके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करना था, गपशप लगानी थी, सलाम दुआ करनी थी, वो मैंने कर ली। ठीक है, तो हमारी सलाम दुआ भी ऐसी होती है। ओके, ठीक है, जिंदगी अगर रही तो कल क्लास होगी, लेकिन अगली बात, अहम तरीन बात क्या है, क्लास का टाइम वेरी करेगा, कभी 2 घंटे, कभी 2.25 घंटे, कभी 2.5 घंटे, ये हम अपने हिसाब से देखते रहेंगे कि हम किस तरह से इसको मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, असर क्योंकि अब आने लग गई है, बीच में असर की ब्रेक कर लिया करेंगे, 15 मिनट बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ज़रा एक बार 2-3 दिन, ज़रा पहले 2-3 दिन ज़रा चल लेने दो, 1-2 दिन ज़रा छोटी क्लास रख के उसके बाद ज़रा रूटीन सेट हो जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, लंबी क्लास होगी ऑनलाइन वालों, तो मैं एक लेक्चर के 2 पार्ट्स बना दिया करूँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट A पार्ट B, ताकि आपके लिए वो ज़्यादा लेंथी नज़र आने में ना लगे। ठीक है ना, पोर्टल पे भी ज़रा इजी रहता है बच्चों को डाउनलोड वगैरह करना। ओके जी, ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, बड़ी जल्दी कैमरा बंद कर दिया जी आपने, ये नहीं करना, मैंने अल्लाह हाफिज़ करना है, उसके बाद आपने सवाल करना है तो कैमरा बंद होने के बाद करना है, वरना ऑनलाइन वाले बच्चे को ये लगता है शायद कुछ सवाल था, हालांकि आप जनरल को बात पूछ रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप सवाल पूछें।
ये आपको हैंडआउट नहीं मिला? इससे पहले एक सफ़ा भी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपको ये ऑनलाइन वालों को पोर्टल पे अपलोड हो जाता है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, आपको हार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह हाफिज करने के बाद सवाल ना किया करें या पहले किया करें। मैं चाहता हूं हर सवाल हो जाया करे रिकॉर्डिंग में, ताकि ऑनलाइन वाले को भी पता लग जाए क्या बात हो रही है, ठीक है जी। तो जिंदगी अगर रह गई, अगर, तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।